गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। Endometriosis is a condition in which cells similar to those in the endometrium, the layer of tissue that normally cover the inside of the uterus, grow outside of it. मीन्स एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर सेल्स जो कि एंडोमेट्रियम के अंदर प्रेजेंट होती है और लेयर ऑफ टिश्यू जो कि यूट्रस की इनसाइड को कवर करते हैं वो उस जगह डेवलप ना होकर कहीं आउटसाइड द केविटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, ग्रो होना स्टार्ट हो जाए, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे एंड्रियोमेट्रोसिस। ये डेवलप होते हैं ओवरीज के अंदर, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर और यूट्रस के अराउंड जो टिश्यूज़ है वहाँ पे। इसके अलावा ये बॉडी के अदर पार्ट में भी डेवलप हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांसेस के अंदर। देन आती है डेफिनेशन। द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम ग्लैंड एंड स्ट्रोमा इन साइट अदर देन यूट्राइन म्यूकोसा। मीन्स यूट्राइन म्यूकोसा की जगह एंडोमेट्रियम सेल्स का प्रेजेंस कहीं और होना एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। देन आते हैं इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन के अंदर क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन कंटेनिंग ब्लड है उसका बैक फ्लो स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण जो एंडोमेट्रियम सेल्स इस ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहती है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर बैक फ्लो होगी, पेल्विक कैविटी के अंदर बैक फ्लो होगी और धीरे धीरे वो वहाँ पर स्टिक होके जमा होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो वहाँ पे जमा होगी एंडोमेट्रियम सेल्स, तो धीरे धीरे वो वहाँ पे अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगी और धीरे धीरे वो वहाँ पे थिक हो जाएगी। तो इस कंडीशन के कारण एंडोमेट्रियोसिस का फॉर्मेशन डेवलप हो सकता है। देन आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पेरिटोनियल सेल्स। इसको अपन इंडक्शन थ्योरी भी बोल सकते हैं। इसके अंदर कुछ हार्मोन और इम्यूनी फैक्टर के डिसबैलेंस या एक्सेसिव रेस्पॉन्स के कारण पेरिटोनियल सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि अब्डोमिन के अंदर एंडोमेट्रियम सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। फिर आता है एम्ब्रियोनिक सेल ट्रांसफॉर्मेशन। एम्ब्रियोनिक सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन का कारण होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन एम्ब्रियोनिक सेल्स को ट्रांसफॉर्म करता है और अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर ये यहाँ पे इन सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, जिसके कारण वहाँ पे एंडोमेट्रियम सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। देन आता है सर्जिकल स्कार इम्प्लांटेशन। सर्जरी के बाद में जैसे कि हिस्टेक्टोमी हो रखी है, किसी का सी सेक्शन हुआ है और जब सर्जिकल इंसिजन कर रहे हैं तो उस टाइम एंडोमेट्रियम सेल्स उससे अटैच हो जाती है, तो उसके कारण भी एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट एंडोमेट्रियल सेल ट्रांसपोर्ट। एंडोमेट्रियम सेल्स का ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड वेसल्स या बॉडी के अदर फ्लूइड लाइक एज लिम्फेटिक फ्लूइड के थ्रू बॉडी के अदर पार्ट के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे एंडोमेट्रियम सेल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि अपन कैंसर में देख सकते हैं। इम्यूनी सेल्स डिसऑर्डर। इम्यूनी सेल्स डिसऑर्डर के कारण भी एंडोमेट्रियम सेल्स है वो आउटसाइड द यूट्रस फॉर्मेशन हो सकती है। फिर आते हैं कई रिस्क फैक्टर जो कि इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है नेवर गिविंग बर्थ। किसी वुमेंस ने 35 या 40 ईयर तक बर्थ नहीं किया है तो उन वुमेंस के अंदर एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टिंग अर्ली एज के अंदर हो जाता है, जैसे कि 11 है, 10-11 ईयर के अंदर। मेनोपोज, कोई वुमेंस के अंदर मेनोपोज है तो उसके बाद में भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। शॉर्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, किसी वुमेंस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की 27 डेज या इससे भी कम हो रही है तो उसके कारण भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड आ रहे हैं लॉन्ग, बहुत लंबे टाइम तक और 7 डेज तक रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। किसी वुमेंस के अंदर हायर लेवल है ईस्ट्रोजन का तो वो भी एंडोमेट्रियोसिस कंडीशंस को डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती है। देन किसी के मदर्स या आंट या सिस्टर यानी रिलेटिव्स को एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन है तो उनके अंदर भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। या फिर कोई भी अदर मेडिकल कंडीशन जो मेंस्ट्रुअल फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करे या फिर उसको प्रिवेंट करे तो वो कंडीशंस भी ये कंडीशन डेवलप कर सकती है। या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से अदर कोई रिलेटिव प्रॉब्लम्स है वो भी ये कंडीशंस को डेवलप कर सकती है। तो ये सारे ऐसे रिस्क फैक्टर है जो इस कंडीशन को डेवलप होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देन आते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या होगा, एंडोमेट्रियोसिस के अंदर एंडोमेट्रियम टिश्यू का दैट इज लोकेटेड आउटसाइड द यूट्रस थिकन ब्रेक डाउन एंड ब्लीड ईच मंथ। यानी एंडोमेट्रियम टिश्यू है उसका फॉर्मेशन होगा कहाँ पे, आउटसाइड द यूट्रस,
धीरे धीरे वो थिक होंगे, ब्रेक डाउन होंगे और ब्लीडिंग होंगे ईच मंथ। तो ब्लीडिंग, अब वो यूट्रस के अंदर होते हैं तो बॉडी के बाहर आ जाते हैं, लेकिन यूट्रस के अंदर प्रेजेंट नहीं है और वो कहीं और पर प्रेजेंट है, तो वो जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर नहीं आ पाएगा, तो दिस ब्लड कैन नॉट एग्जिट द बॉडी। देन वो ब्लड वहाँ पर कलेक्ट होगा, मीन्स द ब्लड बिकम ट्रैप, वहाँ पर ट्रैप होगा, जिसके कारण वो धीरे धीरे ब्लड है वो वहाँ पर सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा, धीरे धीरे वहाँ पर स्कार का फॉर्मेशन होगा, और वो कंडीशन है वो इनफर्टिलिटी कंडीशंस को डेवलप कर सकता है। या फिर वो जो ब्लड है वो वहाँ पर ट्रैप हो रहा है तो वो स्कार या सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो सराउंडिंग टिश्यू को इरिटेट करेगा, जिसके कारण वहाँ पर पेनफुल कंडीशंस भी डेवलप होती है। तो एंडोमेट्रियोसिस के अंदर ब्लीडिंग होती है, देन पेनफुल कंडीशन डेवलप होती है, हैवी ब्लीडिंग और हैवी पेन की कंडीशन डेवलप होती है। देन आते हैं इसके सिम्टम्स। तो इसके अंदर पेनफुल पीरियड्स रहेंगे, देन पेन इन लोअर एब्डोमेन बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, लोअर एब्डोमेन के अंदर पेन रहेगा बिफोर एंड ड्यूरिंग। देन क्रैम्प्स आएंगे रेगुलर 1 to 2 वीक तक ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, और जो पीरियड्स है उसके बीच में भी ब्लीडिंग हो सकती है। इनफर्टिलिटी कंडीशन डेवलप हो सकती है, सेक्सुअल इंटरकॉर्स के टाइम पेनफुल कंडीशन डेवलप हो सकती है, बोवल मूवमेंट के टाइम डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, और लोअर बैक पेन है वो मोस्टली इसके अंदर डेवलप होगा। इसके अलावा अदर साइन एंड सिम्टम्स है, जैसे कि फटीग है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, नोजिया है, ये भी इसके अंदर डेवलप हो सकते हैं। देन आते हैं इसके डायग्नोस्टिक टेस्टेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसके थ्रू अपन ये पता लगा सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का कारण क्या है। देन इसके बाद में न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल्स है, विजुअल एनालॉग स्केल्स है, जो पेन के लिए अपन मोस्टली यूज़ करते हैं एंडोमेट्रियोसिस के अंदर डेवलप हो रहे पेन के लिए। देन वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करके अपन एंडोमेट्रियोसिस कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है उसका पता लगा सकते हैं। लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी अपन पता लगा सकते हैं एंडोमेट्रियम टिश्यू का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के थ्रू भी अपन पता लगा सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस कहाँ पे प्रेजेंट है, उसको कैसे अपन डायग्नोस करेंगे। उसके बाद आते हैं इसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट। तो हार्मोनल बर्थ कंट्रोल थेरेपी के थ्रू भी अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं, जिसके अंदर अपन हार्मोनल थेरेपी देते हैं और वो एंडोमेट्रियल यानी मेंस्ट्रुएशन को फॉर्मेशन नहीं होने देगा। देन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो हार्मोनल ब्लड कंट्रोल थेरेपी है उसके अकॉर्डिंग अपन ये प्रोवाइड कर सकते हैं। देन डेनाजोन एंड गेस्ट्रिनियन, ये सप्रेसिव स्टेरॉइड्स है जो अपन एंडोमेट्रियोसिस के अंदर प्रोवाइड करते हैं, जो भी इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको स्टॉप करते हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। तो इसके लिए अपन ये दोनों मेडिकेशंस दे सकते हैं, लेकिन इसका कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है और वॉइस चेंजेस ये डेवलप हो सकती है। देन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मॉड्यूलेटर्स है, ये अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी मेंस्ट्रुअल को स्टॉप करने के लिए यूजफुल रहेगा। देन नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो अपन एज ए स्टेरॉइड और एज ए पेन किलर अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल है आइबुप्रोफेन और नेप्रैक्सोन। देन ओपोइड्स है जो मॉर्फिन सल्फेट, ये भी इसका भी यूज़ होगा एज लाइक पेन किलर, एक्सेसिव पेन होता है इसके अंदर, तो इसके लिए अपन ये प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला है, जहाँ पर एंडोमेट्रियल टिश्यू का फॉर्मेशन होगा उसको अपन एक्सीजन करेंगे और इसको अपन रिमूव करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। देन सेकेंड है हिस्टेक्टोमी, यदि कोई वुमेन्स अदर चाइल्ड कंसीव नहीं करना चाहती है तो उसकी अपन हिस्टेक्टोमी करके भी इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। देन पेरासेक्रल न्यूरेक्टोमी, इसके अंदर एक्सट्रीम पेन होता है, तो उस एक्सट्रीम पेन को रोकने के लिए अपन यूट्रस से रिलेटेड जो नर्व होती है उसको कट डाउन कर देंगे, जिससे अपन पेनफुल कंडीशन को स्टॉप कर सकते हैं। तो ये इसका मेन ट्रीटमेंट होगा, जिसके थ्रू अपन एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट कर सकते हैं। देन आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन। तो एंडोमेट्रियोसिस के अंदर ब्लड कलेक्ट होता है, थिक होता है और जमा होता है, यानी बॉडी से बाहर नहीं आता, तो वो वहाँ पे क्या करेगा, इंटरनल स्कारिंग का फॉर्मेशन करेगा, पेल्विक सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा, चॉकलेट लाइक सिस्ट, और ओवरीज के अंदर सिस्ट कर सकता है, रप्चर सिस्ट फॉर्मेशन कर सकता है, मीन्स वहाँ पे सिस्ट और स्कार का फॉर्मेशन डेवलप करेगा। देन एंडोमेट्रियोसिस एसोसिएटेड इनफर्टिलिटी कंडीशंस भी डेवलप हो सकती है, क्योंकि यदि मान लो एंडोमेट्रियोसिस ओवरीज के अंदर हो रहा है तो ओवरीज के अंदर सिस्ट या स्कार फॉर्मेशन होके और वो एनाटॉमिकल डिस्टोरेशन कॉज कर सकता है और वो भी इनफर्टिलिटी कंडीशंस डेवलप कर सकता है। देन थोरोसिक एंडोमेट्रियोसिस है,
उससे न्यूमोथोरैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो डेवलप हो सकती है। देन आते हैं इसके नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इसके अंदर सबसे पहला है क्रोनिक पेन होता है, तो उससे रिलेटेड अपन बना सकते हैं। देन फर्टिलिटी से रिलेटेड है तो इससे रिलेटेड एंजाइटी बन जाएगी। और नॉलेज डेफिसिट है, इनइफेक्टिव सेक्सुअल पैटर्न्स है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और एक्सट्रीम पेन होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटीज़। तो इसके रिलेटेड इनइफेक्टिव सेक्सुअल पैटर्न है वो अपन डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू।